मुद्दे की बात में आज बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद की। भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने मुजफ्फरनगर में एक रैली करी। संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ रैली। इसकी खूब चर्चा हुई। चर्चा इसलिए हुई क्योंकि संविधान की किताब, जिसे कभी राहुल गांधी भी उठाते हैं, कभी अखिलेश यादव भी उठाते हैं, उसको उठाते हुए बहुत सारी बातें उन्होंने मंच से कही। मंच पर जो लोग नजर आए उसकी भी चर्चा हुई। बात उस एमडी फॉर्मूले की भी हुई जो बिहार में ओवैसी के साथ वो करते नजर आए। बात गठबंधन की भी हो रही है और बात शक्ति प्रदर्शन की भी हो रही है। बात ये हो रही कि बहुत सारी भीड़ इसमें आई थी और एक तरीके से पश्चिम में चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर से अपनी शक्ति का एहसास कराया और ये एहसास उन्होंने पंचायत चुनाव से ठीक पहले और विधानसभा चुनाव से पहले भी कराया है। इसके बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि कितनी भीड़ थी, क्या इसका मुख्य मायने था, क्यों हुआ है, क्या ये उसके बाद हुआ है जब मायावती ने लखनऊ में एक बड़ी रैली की और मायावती के सक्रिय हो जाने से दलित वोटों में, जाटव वोटों में एक किस्म की चर्निंग है, क्या उसको काउंटर करने के लिए किया गया है। ये सारी बातें आज हम करने जा रहे हैं और इस बातचीत में हमारे साथ शामिल है वरिष्ठ पत्रकार आस मोहम्मद जी। आस मोहम्मद जी, बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक पर आपका। बहुत धन्यवाद रजत जी आपका। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि भीड़ की बड़ी चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि 50,000 की भीड़ थी, 1 लाख की भीड़ थी। कितनी भीड़ थी आपके हिसाब से, आपने क्या देखा? देखिए, एक बात तो ये है रजत जी की आप जो भीड़ आपके पास आ रही है वो उसकी संख्या कितनी है, और एक बात ये है कि जो भीड़ आपके पास आई है वो महत्वपूर्ण कितनी है। मैं समझता हूँ कि इंटर कॉलेज के जिस मैदान पे भीड़ जुटी थी, तो उस दृष्टिकोण से ये 15 से 20 हजार की भीड़ थी। लेकिन 15 से 20 हजार की जो भीड़ थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये भीड़ अनुशासित बहुत थी, और जिस प्रकार से लोग वहां पहुंचे थे वो अमूमन उस मैदान पर बहुत बड़ी बड़ी रैलियां होती रही हैं। खासकर चौधरी टिकैत परिवार की बड़ी रैलियां, वो इससे ज्यादा भीड़ जुटती रही है। और उसमें रिकॉर्ड भीड़ अगर मैंने कोई देखी है, तो जब चौधरी राकेश टिकैत वो धरना समाप्त करने के बाद वहां पहुंचे थे, तो उतनी भीड़ तो वहां इतिहास में उससे ज्यादा भीड़ नहीं हुई है। तो ये उतनी भीड़ तो नहीं थी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों को लेकर के जब ये बात कही जाती है कि वे नौजवान हैं या थोड़ा अति उत्साही रहते हैं, उस दृष्टिकोण से देखें तो चंद्रशेखर आजाद, उनके राजनीतिक दल और उनके संगठनिक दल भीम आर्मी के लिए ये बड़ी तारीफ वाली बात है कि इस संगठन ने और इस राजनीतिक पार्टी ने अनुशासन सीख लिया है। तो भीड़ तो 15 से 20 हजार के बीच थी, लेकिन वो अनुशासित बहुत थी। उन पर झंडे थे, उन्होंने गले में नीले रंग का पटका जो डालते हैं वो डाला हुआ था। वो नारे कब लगाने हैं ये जानते थे, रैली के वक्ताओं को उत्साह कैसे देना है ये बात जानते थे। चंद्रशेखर के भाषण के दौरान उन्होंने जिस प्रकार से रिस्पॉन्स दिया वो बहुत शानदार था। तो ये बताता है कि ये प्योर कट ऐसा समर्थक समूह था जिसे आप भीड़ नहीं कह सकते, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये कार्यकर्ता थे। तो मैं इसको रहा हूँ, क्या ये किसी किस्म का शक्ति प्रदर्शन था या कार्यकर्ताओं का भी शक्ति प्रदर्शन था? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं और लगभग सभी जो दल हैं वो अलग अलग ही लड़ते हैं। और चंद्रशेखर आजाद ने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था और वो पंचायत चुनाव बीते भी समय हो चुका है। अब चंद्रशेखर आजाद एक बड़े पार्टी लीडर के तौर पर उभर के आए क्योंकि वो सांसद भी बन गए, उनको पहली कामयाबी भी मिल चुकी है। तो आपको क्या लग रहा है? और उपचुनाव में भी उन्होंने, जैसे मीरापुर का उपचुनाव हो, वहां भी उन्होंने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या उस किस्म की भीड़ भी वहां पर मौजूद थी? देखिए, जितना हम सोच रहे हैं रजत जी, ये बात उससे थोड़ी सी बड़ी है। मैं आपको राजनीतिक तौर पे एक बात बता दूं कि मुजफ्फरनगर जो है वो ये 3 मंडलों के लोगों को बुलाया गया था। हालांकि संविधान दिवस पर शपथ लेने की बात कही गई थी, लेकिन ये भी सच है कि मुजफ्फरनगर में पिछले पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी की परफॉर्मेंस दूसरे राजनीतिक दलों की तुलना में बेहतर थी। 8 से 10, कुछ को इनका समर्थन था डायरेक्ट, कुछ इन्होंने सीधे लड़ाई थी। तो 8 से 10 इनके जिला पंचायत सदस्य, 2 इनडायरेक्ट और 8 सीधे जीते थे। और 8 जिला पंचायत सदस्यों का जीतना
एक जनपद में, वो बहुत बड़ी बात है। तो इनका पार्टी का थोड़ा असर है इस दृष्टिकोण से, खासकर जिला पंचायत चुनाव में बड़ी उनकी वैल्यूज है कि वहां से टिकट मांगने वाले वो जितने, समाजवादी पार्टी, खाने का इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा दावेदार हैं, लेकिन विपक्ष की पार्टियों में अगर हम देखें तो मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत सदस्य का टिकट मांगने वाले दावेदारों में बसपा से ज्यादा भीड़ वो आजाद समाज पार्टी के दफ्तर पर है। आजाद समाज पार्टी के यहाँ बसपा से ज्यादा टिकट मांगने वालों की दावेदारी है। तो ऐसे दावेदार, जैसे जिसका प्रमाण यह है कि कल इस रैली के बाहर बहुत सारे पोस्टर होर्डिंग लगे हुए थे, उन पोस्टर होर्डिंग में बहुत सारे जिला पंचायत सदस्यों के नाम लिखे हुए थे, उनका फोटो लगा हुआ था, ऊपर चंद्रशेखर आजाद का फोटो लगा हुआ था। एक और इसमें एक्सक्लूसिव बात है, और वो एक्सक्लूसिव बात यह है, चूंकि रजत जी, मुद्दे की बात में आप हो या नीरज जी हो, तो आपकी ये आदत बन चुकी है कि बिल्कुल अंदर की बात निकलवाने की। और वो ये है कि जैसे शाहनवाज राणा पूर्व विधायक को इन्होंने कल ज्वाइनिंग कराई, तो बहुत अच्छी संभावना है कि आजाद समाज पार्टी उनके परिवार से या उनके किसी व्यक्ति को जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़वा दे अभी के अभी, और उसको वो अपना जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी भी बनाए। तो चूंकि मुजफ्फरनगर में वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने पर भी विचार कर सकती है और कर रही है, तो ये एक इसमें लोकल पॉइंट है। हालांकि ये सिर्फ एक लोकल पॉइंट है, इसका ब्रॉड, रैली का ब्रॉड बड़ा पॉइंट वो है जो आपने अपनी बातचीत की शुरुआत में कहा था कि हाल के दिनों में मायावती जी ने मैं वो बिल्कुल मैं आपके आऊंगा और मैं उससे अगला सवाल मेरा उसी पर होने वाला है। लेकिन जो आपने बात कही वो मैं पूछने वाला था कि क्या एक सांसद के बाद अब एक जिला पंचायत अध्यक्ष ही बनाने का प्लान है, क्योंकि एक बड़ा फंड आता है और कई सारे नेता आप पूर्वांचल में देखेंगे जो इसके जरिए पॉलिटिक्स करते हो लंबे समय से। कोई चुनाव मतलब, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो है वो कोई सीधा मतदान तो होता नहीं है, बहुत जोड़ तोड़ और बहुत पैसे का खेल होता है। जैसा लोग जानते हैं कि जिला पंचायत सदस्यों के वोट लिए जाते हैं, तो कोई बाहुबली टाइप का व्यक्ति चाहिए होता है जो आपको, इसीलिए की पत्नी इंतखाब राणा, रजत जी, शाहनवाज राणा की पत्नी इंतखाब राणा वो मुजफ्फरनगर की जिला पंचायत अध्यक्षा रह चुकी है। तो वो एक दाव इस बार। लेकिन जो बात हम मुख्य उस पे आते हैं मायावती को लेकर, एक तो मायावती ने भी बीते दिनों आपने देखा लखनऊ में उनकी रैली की खूब चर्चा हुई, और सिर्फ चर्चा नहीं हुई बल्कि जो उन्होंने बातें कही उसको लेकर भी लोगों ने बात की। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का बिना नाम लिए एक तरीके से बात कही कि जिसका चरित्र ही, मतलब एक चरित्र पर उन्होंने सीधे आक्षेप किया और कहा कि जो झूठ बोलता है वो समाज का कैसा होगा। और उसके बाद ये देखा गया कि मायावती के कार्यकर्ताओं में खासकर जो बसपा का वोटर है और जो लगातार बसपा को वोट करता है और जो कम होता जा रहा है, चाहे वो पश्चिम यूपी हो चाहे वो पूर्वांचल हो, लगातार बसपा इस बात से जूझ रही है। उसमें एक किस्म की खास लहर दिखी कि मायावती बहुत सक्रिय हो गई हैं, वो आ रही हैं, और इतनी नहीं वो बिहार भी गई, बिहार में भी चंद्रशेखर भी गए थे, बिहार में चंद्रशेखर का खाता खुला नहीं। मायावती रामगढ़ की सीट भी एक जीत गई, पिंटू यादव जो है वहां से विधायक हो गए उनके। आपको लग रहा है कि क्या मायावती की सक्रियता भी और सीधा वो बिना नाम लिए पहली बार वो चंद्रशेखर पर जिस तरीके से अटैक कर रही, पहले भी उन्होंने बरसाती मेढक टाइप के शब्दों का इस्तेमाल किया था बिना नाम लिए, आपको लगता है कि ये सब भी चंद्रशेखर को ग्राउंड पर उतरने के लिए, इस तरीके की रैली करने के लिए मजबूर कर रहा है? क्या चंद्रशेखर अपने लोगों को बता रहे हैं कि वो अभी भी है? देखिए, जब मायावती जी 2007 में बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनी, तो उससे पहले जो मुख्यमंत्री थे उनको लेकर के एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि वो जो मुख्यमंत्री थे उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी, तो मायावती जी ने जवाब दिया कि मरे हुए को क्या मारना। ये एक एक्चुअली पश्चिम उत्तर प्रदेश में आम बोलचाल में बोले जाने वाला एक मुहावरा है कि ऐसे व्यक्ति जो पहले ही जिनकी जो खत्म हो गए हो उनकी चर्चा करके अब कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो वो तो इसकी एक कहानी है कि जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे तो समझो तरक्की कर रहे हो। पिछले कुछ समय से चंद्रशेखर के विरुद्ध कई तरह के षड्यंत्र सामने आए हैं, कई तरह के राजनीतिक पार्टी के बड़े नेताओं ने उनको नीचा दिखाने की कोशिश की है। मायावती जी ने तो सीधे उन पर हमले बोले हैं, इसके अलावा और दूसरी राजनीतिक पार्टी के लोग जो हैं उन्होंने भी साजिशें की हैं। कुछ साजिशें देश में भी हुई है, कुछ साजिशें देश से बाहर भी हुई है। लेकिन ये इससे स्पष्ट होता है कि चंद्रशेखर का भारतीय राजनीति में एक कद बन गया है। चूंकि कद बन गया है इसलिए उनका विरोध हो रहा है। अगर वो कमजोर होते तो उनका इस प्रकार से कोई विरोध ना होता। एक बात। दूसरी बात, मायावती जी जो है उन पर बहुत ज्यादा इस बात का दबाव है कि वो अपने भतीजे, जैसे यूपी तक पर कई बार चर्चा हुई और हमने इस बारे में बात भी की कई बार,
कि बहुत कोशिश करने के बाद भी आकाश आनंद उस प्रकार से स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। और अगर कहीं से भी हम इस बात में चर्चा करें, चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, लेकिन चंद्रशेखर आजाद कम से कम आकाश आनंद की तुलना में बहुत बड़ा उनका आभा मंडल दिखता है। चंद्रशेखर आजाद को समाज में ये अभी आप देखिए, बसपा एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उनके पास जो है हर प्रकार से वो संपन्न है, 4-4 बार सीएम रही हैं। इसके बावजूद उन्होंने लखनऊ में रैली की, और लखनऊ में वहां रैली की जहां पूर्वांचल है, जहां मध्यांचल है, जहां बुंदेलखंड है, जहां अवध है, यानी जहां से दलित समाज के लोग आसानी से बहुत अधिक इकट्ठा हो सकते हैं। 6 महीने तक काम किया उन्होंने इस रैली पर। अब 1 महीने काम किया ये चंद्रशेखर आजाद ने, मुजफ्फरनगर की ये रैली अगर आप लखनऊ की रैली में तुलना करें तो संख्या बल के हिसाब से तो कम हो सकती है, मगर अगर पॉलिटिकल निहितार्थ ढूंढे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जहां जाटव जो है वो सारी विधानसभा सीटों पर 20-20, 22-22% है, सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरनगर तक, बिजनौर से लेकर के बागपत तक, शामली तक, तो यहाँ प्रभावित करता है। एक्चुअली यहाँ बड़ी संख्या में दलित है और दलित में भी जाटव है, तो इस दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ इंपोर्टेंस है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा वैकेंट है। हमें ये याद रखते हुए ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि मायावती जी जो हैं वो जरूर उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया, मगर वो रहने वाली तो नोएडा की थी ना, गौतम बुद्ध नगर की, यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश की। तो जिस प्रकार से भारत की राजनीति में उत्तर प्रदेश की भूमिका है, उस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजनीति में पश्चिम उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है। और यहाँ पर खासकर अपोजिशन पार्टी जो है समाजवादी पार्टी, उसके पास में जो है यहाँ प्लस वोट बैंक नहीं है। प्लस वोट बैंक उनके पास है, जयंत चौधरी के पास है, या फिर चंद्रशेखर आजाद के पास है। तो ये रैली जो है वो कई तरह के मैसेज देती है। इसमें इसको तो आप मैं सीधा मैसेज दो गठबंधन की बहुत सीधे सीधे कयास लग रहे हैं चंद्रशेखर को लेके। पहला गठबंधन ओवैसी के साथ जिन्होंने बिहार में किया, उसकी कितनी संभावना आपको दिख रही है? और ये मैं अखिलेश वाला भी सवाल आपसे ले लूँगा, लेकिन पहला मेरा सवाल ओवैसी को लेकर है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एमडी मुसलमान और दलित का एक फॉर्मूला चलेगा। जिस तरीके से सीमांचल में कुछ सीटें ओवैसी ने 6 सीटें जीत ली सीमांचल में बिहार के, वैसे होगा पश्चिम में चंद्रशेखर और ओवैसी मिलकर एक गठबंधन बनाएंगे जो जिताऊ होगा, जिससे कुछ विधायक आ जाएंगे। आपको लग रहा है, 2 सवाल में साफ साफ है कि क्या मुसलमान आपको दिख रहा है पश्चिम यूपी में कि वो अगर ऐसा कोई गठबंधन होता है तो अभी समाजवादी पार्टी को छोड़कर वो चला जाएगा चंद्रशेखर और ओवैसी गठबंधन के साथ, और गठबंधन की कितनी संभावना आपको दिख रही है? देखिए, ये अच्छा सवाल है आपका, और मैं समझता हूँ कि इस बारे में शायद किसी ने अब तक बहुत जो भी बातचीत आ रही है, जैसे भी लोग बातचीत करते हैं वो उनके अपने नजरिए होते हैं। जाहिर है मैं भी अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा अपना नजरिया है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ गठबंधन में थे चंद्रशेखर आजाद सीमांचल में, यानी बिहार में। और असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो 5 विधायकों वाली जीत है बिहार की, इस पर तमाम तरह की चर्चा हो गई है। मुझे नहीं पता किसने क्या कहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इस जीत में बहुत बड़ा हाथ कंडीशनल जीत का है। मुकेश साहनी को उप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया जाना, वो एक बहुत बिग ब्लंडर था। उसकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी को एक बिग मुद्दा मिला, जिसमें उन्होंने कहने की कोशिश की कि 17% दरी बिछाएगा और 2.5% डिप्टी सीएम बनेगा, तो समझ लो तुम्हारी हैसियत क्या है मुसलमानों। वो एक सेंटीमेंट्स उन्होंने हाई कर दिए, उसके बाद उनको एक्सट्रीमिस्ट कह दिया। तो वो पहले से मुसलमानों का कोई मन बनाव नहीं था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिता देंगे, ये सीएम बनने जा रहे हैं बिहार के। उस समय परिस्थिति ऐसी बन गई, वो परिस्थिति ऐसी बन गई, और कुछ जो फोकस किया राजनीतिक दल ने, खासकर आरजेडी के लोगों ने या महागठबंधन के लोगों ने जो फोकस किया, एंटी ओवैसी जो फोकस किया, उससे उनके पास सहानुभूति चली गई। तो ये उत्तर प्रदेश में आएंगे और चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी साथ में मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि कुछ लोग तो इस तरह की बात भी कर रहे हैं ना कि मायावती जी जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ आकर चुनाव लड़ेंगी। ऐसी स्थिति में भूमिका किसकी क्या रहेगी? तो वो आप देखिए, आप पैटर्न समझिए राजनीति का। पैटर्न सिंपल है, पैटर्न है उससे बड़ा है। पैटर्न यह है कि एक राजनीतिक पार्टी है जो सत्ता में है, दूसरी उसके नियर टू है। प्रधानी के चुनाव में भी जो सेकंड रहता है अगली बार वो चुनाव जीतता है, चेयरमैन के चुनाव में भी जो सेकंड रहता है अगली बार वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो पैटर्न यह है कि जो पार्टी सेकंड दिखाई देती है, यानी मुख्य विपक्ष दिखाई देती है, उसकी तरफ झुकाव ज्यादा होता है। बिहार में जो हुआ है उस पर अलग चर्चा की जा सकती है। मैं 57 1 घंटे के 2 घंटे के इस पर कई बार बातचीत करके मैंने बताया है कि बिहार में क्या हुआ है। तो बिहार वाली बात उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होने वाली है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी के साथ मुसलमान नहीं जाएगा अगर वो कोई चंद्रशेखर के साथ गठबंधन कर भी लेते हैं, जहां इस बात की संभावना दिख रही है कि उनके विधायक बन सकते हैं अगर दलित और मुसलमानों का वोट एक साथ आ जाए तो।
अभी आप देखिए कि यह सवाल आपका अच्छा है, लेकिन मैं फिर इसको स्पष्ट करूंगा कि मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बिहार की जो स्थिति है सीमांचल की, उसको आप उत्तर प्रदेश में एप्लीकेट नहीं कर सकते। बहुत बड़ा कोई राजनीतिक करिश्मा हो जाए तो एक या दो सीट कहीं असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में जीत सकते हैं, नहीं तो बहुत अधिक संभावना उनके पास है नहीं। फिर कैंडिडेट उनके पास कौन जाता है ये भी देखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ बाई इलेक्शन में जरूर ऐसी परिस्थिति बनी थी। अब आपका सवाल कहाँ स्ट्रोंग होता है? आपका सवाल यहाँ स्ट्रोंग होता है कि बाई इलेक्शन में दो विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन में ये हुआ था। आप अगर पूछ रहे हैं तो मैं बता जी देता हूँ आपको। आप बार बार पूछ रहे हैं तो बाई इलेक्शन जी में हुआ यह था कि असदुद्दीन ओवैसी के बहुत सारे समर्थकों ने ये बात असदुद्दीन ओवैसी साहब को बताई थी, समझाई थी, कही थी कि उनको चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर के बाई इलेक्शन लड़ना चाहिए। चंद्रशेखर हम्म, आजाद को भी बहुत सारे लोगों ने उनको कहा था कि अगर बाई इलेक्शन मिलकर लेते हैं तो कुछ अच्छा हो सकता है। तो मीरापुर विधानसभा सीट, जहां हम्म, 17,000 से 18,000 के वोट आसपास पड़े असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट को, और 22,000 वोट पड़े चंद्रशेखर आजाद के कैंडिडेट को। तो हम्म, दोनों को मिलाकर के अगर हम बात करें तो लगभग 40,000 बनता है। और समाजवादी हम्म, पार्टी के प्रत्याशी को वोट पड़े थे लगभग 50,000। तो चालीस हम्म, हजार का फिगर बहुत बड़ा फिगर था। अगर ये मीरापुर विधानसभा मिलकर के लड़ते तो एक मोमेंटम बदल सकता था। ये वो फिगर है। दूसरा कुंदर की, तो कुदर की और मीरापुर की विधानसभा सीट को आपस में कुदर की मजलिस को दे सकते थे, और मीरापुर जो है वो आजाद समाज पार्टी को दे सकते थे। तो नतीजा जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो सकता था। लेकिन उस समय मेरी जानकारी के मुताबिक असदुद्दीन हम्म, ओवैसी साहब के गठबंधन को लेकर के आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने विरोध किया कुछ ने, कि हम उनके साथ गठबंधन नहीं करना चाहते, इससे हमारा जो दलित वोट बैंक है वो सांप्रदायिक नहीं होना चाहता। तो इसलिए पार्टी पर दबाव बना कि इनको गठबंधन में नहीं शामिल करते, इनके साथ गठबंधन नहीं करते हैं। उसमें कुछ गुर्जर नेताओं का नाम सामने आया बाद में। तो हम्म, वो एक अलग थ्योरी है, जब वो तब नहीं हो पाया। अब क्या परिस्थिति है? अब ये परिस्थिति है कि उसी विधानसभा में जहां मजलिस को 18,000 वोट मिले, आजाद समाज पार्टी को 22,000 वोट मिले, वहां आजाद समाज पार्टी के वोट तो बढ़ सकते हैं, 22,000 के अधिक भी हो सकते हैं, मगर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने जिस प्रत्याशी को वहां खड़ा किया था, उन्होंने उसके बाद में एक बेहद आपत्तिजनक बात कही थी कि भैंस मरे ना मरे लेकिन लवाला नहीं बचना चाहिए। यानी उन्होंने स्पष्ट ही संकेत दिया था कि वो जीतने के लिए नहीं बल्कि किसी को हराने के लिए लड़ रहे थे। तो ये पूरा सीनियरो जो है पूरे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का, इसको हम ये समझते हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी यहाँ लड़ने में आते हैं तो एक बहुत बड़ा भौकाल या बहुत बड़ा बुलबुला तो बनाया जा सकता है, लेकिन ग्राउंड पे वो कुछ कर पाएंगे मुझे 100% इसमें मैं सीरियसली मुझे लगता नहीं है कि बहुत बड़ी कामयाबी उनको मिलेगी। मतलब वो बिगाड़ने का काम ज्यादा करेंगे, बनाने की बात कम करेंगे। एक सवाल और है जो हम आप कह रहे थे कि चूंकि ये प्रदर्शन था और पश्चिम यूपी में अखिलेश यादव के पास भी कोई प्लस वोट बैंक नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं कि गुर्जर जो समुदाय है जो मुख्य तौर पर बीजेपी को वोट कर रहा है इस वक्त, कभी बसपा को भी करता था, वो उनके साथ जुड़ जाए। रैली की संभावना थी, वो शायद एसआईआर की वजह से टल गई है। जनवरी और फरवरी में कहा जा रहा है कि वो रैली होगी गुर्जरों को लेकर। क्या इस बात की संभावना आप देख पा रहे हैं कि चंद्रशेखर के साथ अखिलेश यादव के गठबंधन की कोई संभावना है? ये हर बार जताया जाता है। विधानसभा चुनाव में आपने देखा था कि चंद्रशेखर जो है वो बाहर आए और उन्होंने किस तरीके से आरोप लगाया अखिलेश यादव पर। उसके बाद लोकसभा के चुनाव में भी चर्चा हुई, एक सीट छोड़ने की बात हुई, लेकिन अखिलेश ने वो भी नहीं छोड़ी। कहा जाता है कि अखिलेश नहीं चाहते कि वो मायावती और को नाराज करें, जिससे एक किस्म से वो ज़्यादा अटैक करने लगे अखिलेश को और दलित वोट जो है वो उनके से छिटक जाए। आप गठबंधन की संभावना देख पा रहे हैं अखिलेश और ये चंद्रशेखर आजाद को लेकर? देखिए, मैं पूरी संभावना देख रहा हूँ। मैं इसलिए संभावना देख रहा हूँ कि मेरा भाई गेस्ट हाउस कांड हुआ था, जो बहुजन समाज की जी राजनीति के दृष्टिकोण से सबसे शर्मनाक कांड था। बल्कि मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो एक बेहद शर्मनाक कांड था। वो देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए एक शर्मनाक घटना थी। उस घटना के होने के बावजूद 2019 में बसपा और समाजवादी पार्टी ने साथ आकर के चुनाव लड़ा, और बसपा के 0 सांसद थे लेकिन 10 हो गए। तो राजनीति में कुछ भी संभव है। तो ये तो बहुत बड़ी बात तो कुछ हुई नहीं। और फिर मैं आपको एक और, अगर आप पूछ ही रहे हैं तो मैं एक घटना और रिवील कर देता हूँ। जी रामजी लाल सुमन ने अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद में बातचीत कराने का प्रयास किया था, जो हम्म, आगरा वाले सांसद है। हाँ तो उन्होंने प्रयास किया था। तो बहुत अधिक संभावना है। राजनीति में कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव हो। तो ये संभावना क्यों नहीं है? इसकी संभावना है पश्चिम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को प्लस वोट बैंक चाहिए। इसमें और ये चीज़ और जो जी
जयंत चौधरी ने तो उनको छोड़ के चले गए ना, जयंत चौधरी। तो उनको जी। कोई ना कोई तो चाहिए। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर चंद्रशेखर उनके साथ आ जाते हैं तो इसमें बुराई क्या है? संभावना है सारे कोई। नेता हैं जैसे इकरा हो गई, या आप कहिए कि अन्य जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनसे भी चंद्रशेखर के बड़े अच्छे संबंध हैं। इमरान मसूद के कांग्रेस के साथ अच्छे संबंध, कांग्रेस के नेता हैं उनसे भी अच्छे संबंध हैं, और कहा जाता है कि कांग्रेस भी इस बात का दबाव बना सकती है कि चंद्रशेखर को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए। क्या कोई बातचीत भी चल रही है रामजी लाल सुमन और इसके इतर? क्या चंद्रशेखर की तरफ से भी कोई बातचीत चल रही है सपा में? नहीं, अभी कोई बातचीत किसी की तरफ से नहीं चल रही है, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी जो है वो मुख्य विपक्षी पार्टी है और ये बात पूरे उत्तर प्रदेश के मतदाता समझते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में चंद्रशेखर आजाद जो है वो अपने समर्थकों को भी, अपने वोटर्स को भी, अपने अपोजिशन को भी, और समाजवादी पार्टी को भी, और भारतीय जनता पार्टी को भी, सबको अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ये उनकी ताकत का एक मुजाहिरा है मुजफ्फरनगर में जो उन्होंने किया है। तो मैं कह रहा हूँ आप तो फिर से इस बात बीजेपी पर फोकस कीजिए। सकता है बीजेपी गठबंधन? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वे लोग जो चंद्रशेखर आजाद के बुलावे पर मुजफ्फरनगर में जुटे, वहां उन्होंने चंद्रशेखर आजाद ने जो अपने भाषण में कहा उससे ज्यादा, जो उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ये लोग जो आए इनका अनुशासन देखिए। ये हजारों लोग, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि 15 से 20 हजार लोग जुट गए। ये हजारों लोग हर प्रकार से, और सारे समाज के लोगों को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया। जैसे गुर्जर भी थे, दलित भी थे, जाट भी थे, ठाकुर भी थे, और वो वहां पर निश्चित तौर पर वो बोले भी, और अनुशासन भी था। सिटिंग बहुत अच्छी थी। तो इसका मतलब ये है कि एक जिस समस्या को लेकर के वो भीम आर्मी की आलोचना की जाती है या आजाद समाज पार्टी की आलोचना की जाती है कि इनके कार्यकर्ता जो है अनुशासनहीन है, वो तो पार पा ली उन्होंने। इसका मतलब मैच्योरिटी की तरफ बढ़ गया चंद्रशेखर और उनका दल। इसी बात को तो पसंद करता है उन समाज उनका, तो उनके लिए तो बहुत पॉजिटिव है। तो एक अच्छा मैसेज उन्होंने दे दिया। इससे मैसेज जाएगा राजनीतिक दलों में। मैं इसमें पूछ रहा था कि हमने बात की ओवैसी की, बात की बस अखिलेश के साथ जाने की, क्या बीजेपी के साथ भी जाने की कोई संभावना है? चंद्रशेखर के समर्थक जाएंगे अगर कुछ ऐसा होता है? नहीं, अभी आप देखिए, आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या राजनीतिक विचारधारा उनकी भारतीय जनता पार्टी से मेल खाती है। असल में कई बार ऐसा होता है कि आदमी को कहीं से तरजीह ना मिले, कोई दूसरा महत्वपूर्ण जिसको वो अपना समझता है, वो उसको जिससे भी उसको लगाव है या प्रेम है या स्नेह है या एक विचारधारा का लगता है, वो जब उसको तरजीह नहीं देता है, उसे वेटेज नहीं देता है, उसे इग्नोर करता है, तो आदमी नाराजगी में गुस्से में कह देता है, अच्छा तुम मुझे मुझे कुछ समझ नहीं रहे जबकि मैं तुम्हारा अपना हूं, तो फिर मैं तो ये कर लूंगा। तो वो वाली स्थिति नहीं है। राजनीतिक तौर पे विचार, उनकी जो आइडियोलॉजी है जिस पर वो बोल रहे हैं, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन। कल उनका पूरा भाषण सुनिए, वो बीजेपी की कमियां को अधिक उधेड़ने वाला था, और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के उनका फोकस था। उन्होंने कहा कि मनुवादी लोग जो हैं वो संविधान विरोधी लोग हैं। तो बहुजन समाज की तो पूरी राजनीति, उसका जो फंडामेंटल है, जो उसका बेसिक है, वो तो संविधान है ना। और संविधान दिवस पर ही उन्होंने एक क्यों रैली की। 50 लाख लोगों को वो ऑनलाइन शपथ दिलाने की बात कर रहे थे, 20 हजार लोगों ने ऑफलाइन शपथ ली संविधान की। तो वो कहते हैं कि ये जो मनुवादी थ्योरी है, मनुवाद की जो थ्योरी है, उसके वो एंटी है, और बीजेपी जो है उस पार्टी को प्रमोट करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का तो प्रश्न मुझे लगता नहीं है उनका। उनकी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। अभी तक भारतीय बसपा, बहुजन समाज पार्टी के लोग स्पष्टीकरण देते देते थक गए हैं कि वो बी टीम नहीं है, वो बी टीम नहीं है, वो बीजेपी की बी टीम नहीं है। और उन्होंने जो काशीराम जी ने बसपा के साथ जाकर के सरकार बनाई थी, वो परिस्थितिजनक था, अपने समाज को बूस्ट करने के लिए था, अपने समाज को जो है वो मोटिवेट करने के लिए था, अपने समाज को ताकत देने के लिए था। वो तो हमने बीजेपी का यूज किया था। वो उनका ये इस पर स्पष्टीकरण अब तक समाप्त नहीं हो रहा है। तो आप अगर ये बीजेपी के साथ जाने की जिस दिन बात कर लेंगे, या कहीं से भी अगर ऐसा इंडिकेशन मिला कि ये बीजेपी के साथ चले जाएंगे, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इनका कैरियर खत्म हो जाएगा। इनकी तो पूरी राजनीति का आधार ही बीजेपी विरोध है। आखिरी सवाल आज जी आपसे कि क्या चल रहा है पश्चिम यूपी में अभी फिलहाल, क्या क्या चल रहा है? जयंत नए नए अध्यक्ष बन गए हैं आरएलडी के। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि अगले 3 साल बाद नए अध्यक्ष बने। अखिलेश गुर्जर की तरफ रुख कर रहे हैं, मायावती भी सक्रिय हैं। बीजेपी तो हमेशा इलेक्शन मोड में होती है। अभी क्या चल रहा है, आप अगर कुछ बताना चाहें पश्चिम यूपी में जो इस पूरी बातचीत में नहीं सामने आया? देखिए रजत जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस समय बिहार चल रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस समय एसआईआर चल रहा है।
इसके अलावा किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है। फिलहाल जो परवाह है, जो पैनिक है, वो एसआईआर का पैनिक है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस समय घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली बस एसआईआर की चर्चा है, कागज जुटाने की चर्चा है। एसआईआर में नाम हो जाए, नाम फॉर्म बीएलओ भर के साइन करके वापस दे दे, वो डिजिटलाइज हो जाए, बीएलओ उसे ऑनलाइन सबमिट कर दे। इसके अलावा कोई चर्चा नहीं है। जो राजनीतिक दल एसआईआर को कराने में जनता की मदद कर रहे हैं, उनसे जनता जो है वो उनको अच्छा समझ रही है। जो मदद नहीं कर रहे हैं, हवाबाजी कर रहे हैं, घर पर बैठे हैं या बस भाषण दे रहे हैं, जनता उनसे नाराज है। तो होना यह चाहिए कि विपक्ष के लोग एसआईआर सुविधा केंद्र के तौर पर हेल्प सेंटर बना करके एसआईआर में फॉर्म भरवाने में सहायता करें, मदद करें। बीएलओ को अपने दरवाजे बुला करके या उनके दरवाजे पर जा करके या कोई ऐसा निश्चित स्थान बना करके फॉर्म भरवाने में मदद करें। सिंपल ये है कि एसआईआर चल रहा है और बिहार चल रहा है। बिल्कुल। तो ये बात थी। मोहम्मद जी से तो आज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आपको क्या लगता है, चंद्रशेखर किसके साथ गठबंधन करेंगे या अकेले ही चुनाव लड़ेंगे? आपकी अपनी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देखते रहें यूपी तक। नमस्कार।